रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन सीजन 2 एपिसोड 14। लव घूरते हुए दिव्य को देख रही थी, जो बस रोए जा रहा था। उसने अपने हाथ बांधते हुए कठोर लहजे में कहा, दिव्य अब उठो। बहुत तमाशा हो गया है। छोटी बहन ऑनलाइन नहीं मिलती, जिसे मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूं। अब उठो और क्लास में जाओ। मगर दिव्य उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसने जिद पकड़ते हुए कहा, नहीं, दिव्य को तो सिस्टर चाहिए। आप प्रॉमिस करिए कि आप दिव्य के लिए सिस्टर लाकर देंगी, फिर दिव्य उठ जाएगा। लव गुस्से में बोली, दिव्य, बहुत तमाशा हो गया। अभी तुमने कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। कितनी ठंड है और तुम जमीन पर लेटे हुए हो। उठो। इतना कहकर उसने फिर से उसे उठाने की कोशिश की, मगर दिव्य उठने का नाम नहीं ले रहा था। दक्ष भी उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला, दिव्य, उठो। अभी हमें जिद नहीं करनी चाहिए, वरना मॉम परेशान हो जाएंगी। हमें मॉम को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। दिव्य तब भी नहीं उठा, तो लव खुद भी वहीं जमीन पर बैठ गई और टेक लगाकर बैठते हुए बोली, ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक यहाँ बैठे रहते हो। वहां से आते जाते सभी लोग केवल उन्हीं दोनों को ही देख रहे थे। जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां छोड़ने आए थे, वे सभी अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों की हरकतें नोटिस करने लगे। ये देखकर दक्ष अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? लव बहुत ही आराम से बोली, जब ये जिद करके जमीन पर लेट सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो बच्ची हूँ। फिर वह मुस्कुराते हुए दिव्य को देखकर बोली, बच्चे, तुम्हें जब तक यहाँ लेटना है, आराम से लेटो। मम्मा तुम्हारा साथ देगी। अगर तुम्हें यहाँ सोने का मन है, तो तुम्हारे लिए एक रजाई मंगा सकती हूँ। हम दोनों मिलकर सो जाएंगे। जब 10 मिनट ऐसे ही बीत गए, तब दिव्य ने देखा कि लव का उठने का ना तो मूड था और न ही उसे मनाने का, तो वह खुद ही उठकर खड़ा हो गया और मुंह बनाते हुए लव को घूरते हुए क्लास की तरफ जाने लगा। ये देखकर लव हंसते हुए दक्ष के गालों पर किस करके बोली, अब जल्दी से जाओ। और हाँ, वह जरूर तुम्हें परेशान करेगा क्लासरूम में, इसलिए अलर्ट रहना। अगर ज्यादा बदमाशी करे तो टीचर से बोलना कि मुझे कॉल करें। दक्ष अपने सिर को हिलाकर भागते हुए अपने रूम के अंदर चला गया। लव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह सब कुछ उन दोनों राहु केतु की संगत का असर है। दिव्य को उनसे दूर रखना पड़ेगा, वरना वे लोग पता नहीं और क्या क्या सिखाएंगे। वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही केतु वहां आ गया। वो एक बड़े से पेड़ की डाली पर बैठा हुआ किंडरगार्टन की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो वहां दिव्य और दक्ष की सेफ्टी के लिए था। दिव्य गुस्से से अपनी क्लास में बैठा हुआ था। दक्ष भी उसके बगल में बैठ गया। दिव्य ने उसे गुस्से में देखा, फिर उसे इग्नोर करते हुए सामने देखने लगा। तभी एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी, बड़े ही एटीट्यूड के साथ दिव्य के डेस्क पर आई और अपने हाथ को पटकते हुए बोली, तुम्हारा नाम दिव्य है ना? कल मैंने तुम्हारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल पेंसिल देखी थी, मुझे वह चाहिए। चलो, निकालो। दिव्य ने जब उसके गुंडे जैसे एटीट्यूड को देखा, तो वह भी गुस्से से बोला, वह दिव्य का है, दिव्य तुम्हें वह नहीं देगा। अब जाओ यहाँ से, क्योंकि दिव्य पहले से ही गुस्से में है। ये सुनकर वो लड़की अपनी कमर पर हाथ रखते हुए एटीट्यूड से बोली, तुमने मुझे ना कहा, तुमने सारिका को ना कहा। क्या तुम्हें पता है, सारिका अपने घर की प्रिंसेस है, उसे जो चाहिए होता है, डैडी लाकर देते हैं। दिव्य इरिटेट होकर बोला, तो दिव्य क्या करे? दक्ष बहुत ही आराम से सारिका को देखते हुए बोला, वह गुस्से में है, उससे बात मत करो, वरना वह और गुस्सा हो जाएगा। और किसी की पेंसिल इस तरह मांगना गलत बात है। सारिका उसके कॉलर को पकड़कर बोली, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मैंने तुमसे बात नहीं की। दक्ष की बोलती बंद हो गई, मगर ये देखकर दिव्य अपनी जगह से उठा और सारिका को उंगली दिखाते हुए बोला, दिव्य के भाई को केवल दिव्य डरा सकता है, कोई और नहीं। ये कहकर उसने उसे हल्का सा धक्का दे दिया। तभी टीचर वहां आ गई और यह सब कुछ देख लिया। उसने सारिका को खड़ा करते हुए गुस्से में दिव्य से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों को ऐसे धक्का नहीं देते हैं। दिव्य हंसते हुए बोला, क्या ये लड़की भी है? दिव्य को तो लगा कि यह कोई गुंडा है जो जबरदस्ती हमारा सामान लेना चाहता था। ये सुनकर सारिका गुस्से में पांव पटकते हुए बोली, तुमने मुझे गुंडा कहा? मैं सबसे ब्यूटीफुल और क्यूट हूँ, और तुम मुझे गुंडा कह रहे हो? तुम हो भालू, ड्रैगन और आलू के छिलके? दिव्य अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए बोला, तुम चूहिया हो, देखो बिल्कुल उसी तरह चिल्ला रही हो। तुम्हारी आवाज भी वैसी है और तुम्हारी शक्ल भी वैसी ही है। सारिका और दिव्य दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। टीचर सारिका को खींच रही थी और दक्ष दिव्य को खींचते हुए बोला, लड़ाई मत करो,
वरना अगर मॉम को पता चला तो बहुत डांटेंगी। सारिका टीचर की पकड़ से छूटकर दिव्य के बाल पकड़ लेती है। दिव्य भी गुस्से में उसके बाल पकड़कर खींचने लगता है। दोनों के बीच महाभारत शुरू हो गई। टीचर और दक्ष दोनों परेशान हो गए थे। इस बीच लव अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो जैसे ही क्लास के अंदर जाने वाली थी, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अनजान नंबर देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली, मगर फिर जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया और कान पर लगाया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वह अपना माथा पकड़ ली। कॉल काटते ही वो गुस्से से बोली, मुझे पता था, ये जरूर कुछ करेगा, पता नहीं किस लड़ाई में उलझ गया है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, वो किसी से टकरा गई। उसने अपने कंधे को सहलाते हुए गुस्से में सामने देखा, तो सामने आकृति खड़ी थी। पिछली बार लव और आकृति की जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये दूसरी बार था जब दोनों आमने सामने थीं। लव उसे दुश्मनी भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर आकृति के शरीर पर गई, तो उसे कुछ चोट के निशान दिखे। आकृति पहले की तरह घमंड में नहीं थी, वो चुपचाप अंदर चली गई। लव ने भी आकृति को अनदेखा किया और कार ड्राइव करते हुए वापस किंडरगार्टन की तरफ चल दी। जब वो किंडरगार्टन पहुंची तो टीचर पहले से ही बाहर मौजूद थी। वो लव को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस ले गई। लव को लग रहा था कि मामला काफी गंभीर है। वो जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची, अचानक एक जाने पहचाने इंसान को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि आयुष्मान बैठा हुआ था। आयुष्मान अपने बिजनेस सूट में काफी एरोगेंट लग रहा था। वो सोफे पर एक पैर पर दूसरा चढ़ाकर बैठा था और उसकी गोद में सारिका बैठी हुई थी। वह भी घमंड में लग रही थी। दिव्य दूसरी तरफ बैठा था। किसी के कदमों की आवाज सुनते ही आयुष्मान ने सारिका से नजर हटाकर सामने देखा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, फिर उनमें एक चमक आ गई। दिव्य लव को देखते ही जल्दी से उसके पास आ गया। लव दिव्य को घूरते हुए बोली, यह क्या किया तुमने? दिव्य ने तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लिया। टीचर अंदर आकर दिव्य और सारिका की तरफ इशारा करते हुए बोली, मिसेज रंधावा, आप ही देखिए दोनों बच्चों की हालत। लव ने ध्यान से देखा तो सारिका के बाल खुले और थोड़े अस्त व्यस्त थे। दिव्य के गालों पर भी खरोंच के निशान थे। लव ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि क्या हुआ होगा। वो दिव्य को घूरते हुए पूछी, मना किया था ना, किसी से लड़ाई मत करना? दिव्य जल्दी से सफाई देते हुए बोला, मॉम, दिव्य की कोई गलती नहीं है। ये गुंडी लड़की ही दिव्य से लड़ने आई थी। इसने दिव्य की पेंसिल जबरदस्ती लेने की कोशिश की और दक्ष का कॉलर भी पकड़ लिया, इसलिए दिव्य ने फाइट की। सारी गलती इस चुहिया की है। सुनते ही सारिका तुरंत आयुष्मान की गोद से उतर गई और अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए बोली, किसे चुहिया कहा तुमने? एक बार और बोलो। आयुष्मान ने तुरंत सारिका को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। उसने लव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए रुचि भरी आवाज में कहा, तो मिसेज रंधावा, आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगी? आपके बेटे ने मेरी बेटी को धक्का दिया और उसके बाल भी खींचे। मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। लव आयुष्मान को कठोर नजरों से देखते हुए बोली, मिस्टर आयुष्मान, ये बच्चों की लड़ाई है, इसमें कॉम्पेंसेशन कहां से आ गया? आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और वैसे भी शुरुआत आपकी बेटी ने की थी। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे चाहिए। लगता है आपकी तरह आपकी बेटी को भी हर चीज में हक जताने की आदत है। आयुष्मान मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरी बेटी है। उसे जो चाहिए वह मिलेगा, भले ही वो चीज किसी और की क्यों ना हो। तुम्हारे बेटे को वो पेंसिल मेरी बेटी को दे देनी चाहिए थी। लव गुस्से में बोली, अजीब जबरदस्ती है। ऐसी जबरदस्ती कौन करता है? आयुष्मान घमंड से बोला, मैं करता हूं, इसलिए मेरी बेटी भी करती है। और हाँ, मेरी बेटी को फाइटिंग भी आती है। अच्छा हुआ उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। लव गुस्से में बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगे वह करोगे और कहोगे, और मैं चुपचाप सुन लूंगी? पहले तुम मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े थे, और अब तुम्हारी बेटी मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है तुम दोनों बाप बेटी ने। मुझे तुम जैसे इंसान से बात नहीं करनी। अपनी बीवी को बुलाओ। बीवी, ये शब्द सुनते ही आयुष्मान के चेहरे के भाव बदल गए। सारिका भी चुप हो गई और थोड़ी उदास लगने लगी। लव को कुछ गड़बड़ लगी। तभी आयुष्मान ने सारिका को लव की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, श्री, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी ना कि तुम्हारे पास मॉम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने खड़ी यह खूबसूरत आंटी कैसी लगेंगी? बिल्कुल तुम्हारी मॉम मटीरियल टाइप। सारिका ने लव को ऊपर से नीचे तक देखा, जो काफी यंग और ब्यूटीफुल थी।
लव गुस्से से बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हो? आयुष्मान ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और मुस्कुराते हुए सारिका से बोला, जब तक मैं तुम्हारी असली मॉम को नहीं लाता तब तक तुम इस आंटी के साथ काम चला लो। प्रिंसिपल और टीचर दोनों ही हैरान थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, हमने तो इन्हें लड़ाई सुलझाने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ तो एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। तभी कई कारें किंडरगार्टन के सामने आकर रुकी। कारों के चारों ओर गार्ड खड़े हो गए। कपिल ने बैक सीट का दरवाजा खोला तो द्रांश बाहर निकला। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक गहरी खामोशी थी और वो लंबे कदमों से प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़ा। सारिका ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी, ये तो आंटी बिल्कुल नहीं लग रही, ये तो दीदी लग रही है। कितनी छोटी है। क्या सच में ये दिव्य की मॉम है? कहीं दिव्य ने किसी और को अपनी मॉम तो नहीं बना लिया? आयुष्मान ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम भी बना लो, तुम्हारे पास भी एक ब्यूटीफुल मॉम रहेगी। ये सुनकर सारिका खुश हो गई और भागते हुए लव के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मॉम। ठीक उसी वक्त प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। सभी ने पलटकर देखा तो वहां द्रांश खड़ा था। वो काफी सख्त और गंभीर दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सारिका के मुंह से मॉम शब्द सुना, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो उसे एक जानलेवा नजर से देखने लगा। द्रांश को देखते ही आयुष्मान की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। उसने जानबूझकर द्रांश को सुनाने के लिए सारिका से कहा, श्री, क्या तुम एक ब्यूटीफुल मॉम पाकर खुश हो? सारिका खुशी से बोली, यस डैडी, ये मॉम बहुत अच्छी है, अब दूसरी मॉम नहीं चाहिए। लव तुरंत रिएक्ट करते हुए आयुष्मान को घूरते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर पागल हो गए हो तो मैं तुम्हें पागलखाने का एड्रेस दे सकती हूँ। तुम अपनी बच्ची को क्या सिखा रहे हो? मैं उसकी मॉम नहीं हूँ। इतना कहने के बाद लव बहुत ही प्यार से सारिका को समझाने लगी, सारिका, तुम जो चाहो मुझे बुला सकती हो, मगर मॉम नहीं बुला सकती। हम किसी को भी मॉम नहीं बुला सकते हैं और मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। द्रांश अपनी जानलेवा नजरों से आयुष्मान को घूर रहा था और फिर धीरे धीरे वो लव के पास खड़ा हो गया। लव की चिंता बढ़ने लगी थी और उसने मन ही मन सोचा, यह आयुष्मान चाहता क्या है? मन तो कर रहा है, इसको इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूं। तभी द्रांश ने लव की कमर पर हाथ रखा और आयुष्मान को घूरते हुए अपनी कठोर आवाज में बोला, ऐसा लगता है तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी की मॉम कौन है, या फिर तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ रह चुके हो कि तुम्हें कंफ्यूजन हो गया है कि उसकी असली माँ कौन हो सकती है। इसलिए तुम अपनी बेटी को मेरी बीवी पर थोप रहे हो। तुम उसे बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि वह कौन है, या ये भी हो सकता है कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई हो। तुम जैसे धोखेबाज के साथ कोई भी क्यों रहना चाहेगा? आयुष्मान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो उंगली दिखाते हुए बोला, माइंड योर लैंग्वेज द्रांश रंधावा, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। द्रांश ने अपनी कठोर आवाज में कहा, तुम चाहो तो मैं उस आदमी का पता लगा सकता हूं जिसके साथ तुम्हारी बीवी भागी होगी। कहीं ये बच्ची तुम्हारी बीवी और उसके आशिक की निशानी तो नहीं है, जिसे तुम अपनी बेटी समझकर पाल रहे हो? आयुष्मान का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से में चिल्लाया, द्रांश रंधावा, आई विल किल यू। इतना कहते हुए वो द्रांश की तरफ बढ़ा, लेकिन द्रांश के गार्ड, जो बाहर खड़े थे, तुरंत अंदर आ गए और आयुष्मान को घेर लिया। उन्होंने अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान दी। आयुष्मान के गार्ड भी अंदर आते ही द्रांश के गार्ड्स पर अपनी बंदूकें तान चुके थे। मामला अब बहुत गंभीर हो चुका था और प्रिंसिपल और टीचर दोनों डर गए थे। टीचर डरते हुए लव से बोली, मैडम प्लीज कुछ करिए। तभी आयुष्मान दांत पीसते हुए बोला, मुझ पर कमेंट करने से पहले खुद को क्यों नहीं देखते? तुम्हारी बीवी ने भी तो किसी और के साथ इस बच्चे को पैदा किया है, वह भी शादी से पहले। तुम भी तो किसी और के बच्चे का बोझ उठा रहे हो। पूछो अपनी बीवी से, क्या उसे पता है कि उसके बच्चे किसके हैं? द्रांश की आंखों में आग थी। वो आयुष्मान को घूरते हुए पंच मारने ही वाला था कि लव ने जल्दी से द्रांश को पीछे खींच लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, द्रांश, अंशुमान स्टॉप। तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ने बैठ गए हो। कोई और टॉपिक नहीं मिला तो तुम बच्चों के टॉपिक पर आ गए। कभी सोचा है ये सब सुनकर इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ये सुनकर दोनों एक कदम पीछे हट गए, लेकिन अब भी गुस्से में एक दूसरे को घूर रहे थे। द्रांश ने लव को अपनी बाहों में लेते हुए दांत पीसकर कहा, ये सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, इसलिए खुद को और अपनी बेटी को मेरी बीवी से दूर रखो। माहौल अजीब हो गया था। द्रांश और आयुष्मान किसी भी वक्त लड़ सकते थे।
लव ने द्रांश का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वह गुस्से में आकर आयुष्मान को मारने की कोशिश न करे, वरना उसे ही परेशानी होने वाली थी। द्रांश गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन लव ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और बोली, द्रांश, इतना गुस्सा मत करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वह जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? द्रांश ने गहरी सांस लेते हुए लव को एक नजर देखा, फिर उसने दोबारा आयुष्मान की तरफ नहीं देखा। ये देखकर आयुष्मान हंसते हुए बोला, लोग सही कहते हैं, शादी के बाद इंसान बदल जाता है। मैं इस बात को मानता नहीं था, मगर तुम्हें देखकर यकीन हो गया है। द्रांश रंधावा ने अपना गुस्सा काबू में कर लिया, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। द्रांश फिर से गुस्से में उसे देखने लगा, तो लव ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुमने दोबारा इस आदमी को देखा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर वो आयुष्मान को घूरते हुए बोली, और तुम अपने काम से काम रखो, उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाना बंद करो। आयुष्मान तिरछी मुस्कुराहट के साथ सारिका को अपनी गोद में उठा लिया, फिर लव की तरफ इशारा करते हुए बोला, श्री, पहले मैंने सोचा था कि तुम इसे अपनी मॉम बना सकती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये तुम्हारी सासू माँ बनी तो भी तुम फायदे में रहोगी। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी सासू माँ का बेटा तुमसे 2 साल छोटा है? आजकल लोग उम्र के फासले को नहीं देखते हैं, और तुम्हारी सासू माँ तो काफी खुले विचारों वाली लगती है। इसके बाद आयुष्मान ने दिव्य की तरफ देखा और कहा, दिव्य रंधावा, तुम मेरी बेटी को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। जो वह मांगे तुम्हें उसे देना चाहिए। अगली बार से उसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर उसने लव की तरफ देखकर बहुत ही आराम से कहा, अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकता, आखिरकार हम भविष्य में रिश्तेदार जो बनेंगे। याद रखना, मेरी बेटी को जो चाहिए होता है वो उसे हर हाल में चाहिए होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो तो उसे समझा देना कि किसी और से शादी करने के बारे में सोचे भी ना। सारिका ने दिव्य को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे सासू माँ पसंद है, इसीलिए मैं शादी कर लूंगी। लव का मन कर रहा था कि वह सामने रखा फ्लावर वास उठाकर आयुष्मान के सिर पर दे मारे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आयुष्मान के दिमाग में क्या गड़बड़ चल रही थी। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई और है तो उसे बोल दो कि तुम्हारी बेटी का ध्यान रखे, वरना तुम्हारे साथ रहकर वह सच में पागल हो जाएगी। और क्या कहा, रिश्तेदार? तुम्हारा रिश्तेदार तो मैं सपने में भी ना बनूं। इतना कहकर उसने दिव्य को गोद में उठाया और आयुष्मान को गुस्से में देखते हुए बाहर चली गई। द्रांश को देखते हुए सारिका कुछ सोचकर बोली, डैडी, अगर वो सासू माँ है तो फिर यह डैडी ससुर हुए, है ना? क्योंकि मैंने टीवी में देखा था। आयुष्मान ने उसके गले पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। वहीं द्रांश गुस्से में दोनों को देखते हुए बाहर निकल गया। उनके जाते ही आयुष्मान के चेहरे के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और सारिका को अच्छे से गोद में उठाते हुए वहां से चला गया। उनके जाते ही टीचा, जो अभी तक सदमे में थी, होश में आते हुए प्रिंसिपल सर से बोली, कैसे पेरेंट्स हैं? ऐसे माता पिता मैंने कभी नहीं देखे। प्रिंसिपल सर घबराते हुए बोले, बेहतर होगा कि हम इस मामले में कुछ न बोलें, क्योंकि न तो हम मिस्टर रंधावा को कुछ समझा सकते हैं और न ही मिस्टर आयुष्मान को। ये सुनकर टीचर ने अपना सिर हिला दिया, फिर मुंह बनाकर बोली, क्या ये सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? लव ने क्लासरूम में दिव्य को छोड़ते हुए समझाया, उस लड़की सारिका से दूर रहना, और हाँ, अब किसी से लड़ाई मत करना। अपने भाई के साथ रहना और ध्यान देना कि कोई उसे परेशान न करे, ओके? दिव्य ने सिर हिलाया, फिर भागते हुए क्लासरूम में चला गया। द्रांश अपनी कार के पास खड़ा था, उसने गॉगल्स पहन रखे थे और लव का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त आयुष्मान सारिका को लेकर बाहर आया। द्रांश को देखते ही उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी, तो आयुष्मान ने सारिका को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, श्री, अपने होने वाले ससुर जी को हेलो बोलो। श्री खुश होकर हाथ हिलाकर बोली, बाय बाय फादर इन लॉ। उसी वक्त लव वहां आ गई। उसने देखा कि दोनों फिर से एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे, तो उसने द्रांश का हाथ पकड़ लिया। दोनों कार के अंदर बैठ चुके थे। आयुष्मान भी अपनी कार से जा चुका था। कपिल कार चला रहा था। कार में शांति छाई हुई थी, लेकिन द्रांश के हाथ अब लव की जांघ पर चल रहे थे। वो अपने हाथ को लव की जांघ के आसपास घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगा। लव, जो उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर रही थी, अचानक उसे घूरकर देखने लगी।
द्रांश ने अपने गॉगल्स निकालकर साइड में रख दिए और गहरी आंखों से लव को देखने लगा। लव उसकी आंखों में उसके इरादे साफ देख पा रही थी। द्रांश की आंखें चाहत और वासना से भरी थीं। अगर लव उसे खुद से दूर करती तो द्रांश उसे अपनी आगोश में लेते हुए उसकी जैकेट निकालने लगता। लव हैरानी से बोली, यह क्या कर रहे हो? द्रांश ने जबरदस्ती जैकेट निकालकर फेंक दी और उसके टॉप को कंधे से नीचे करते हुए गहरी आवाज में बोला, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ बेबी गर्ल। लव ने उसके हाथ को अपने टॉप के अंदर से निकालने की कोशिश की, मगर द्रांश उसे जबरदस्ती रोक रहा था। लव नाराज होकर बोली, हम बाहर हैं और मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं। तुमने अभी तक मंगलसूत्र लाकर मुझे दिया नहीं है। ये सुनकर द्रांश रुक गया। फिर उसने अपना फोन निकालकर किसी को कोई संदेश भेजा। चूंकि पार्टीशन ऑन था, इसलिए लव थोड़ी सहज हो गई। कपिल, जो ड्राइव कर रहा था, जैसे ही उसके पास द्रांश का संदेश आया, वो उसे देखकर मन ही मन बोला, मुझे तो लगा था कि बिग बॉस रोमांस में बिजी होंगे, मगर इनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। इतना कहकर उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। दूसरी तरफ स्वाति मिसेज रंधावा से बात कर रही थी। वो इस वक्त मिसेज रंधावा के साथ उनके ही कमरे में मौजूद थी। ध्रुव काफी देर से दरवाजे के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। वो बिल्कुल एक गैंगस्टर जैसा लग रहा था। उसने अपनी जानलेवा नजरों से स्वाति को देखा, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो, मगर स्वाति उसे नजरअंदाज करते हुए मिसेज रंधावा को देखने लगी। मिसेज रंधावा मुस्कुराते हुए पूछी, क्या तुम ध्रुव को पसंद करती हो? ये सुनकर ध्रुव स्वाति को देखने लगा। वहीं स्वाति तुरंत डर गई। उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या, उन्हें तो कोई भी लड़की पसंद नहीं कर सकती। ये सुनते ही ध्रुव का पारा चढ़ गया। तभी घर में कोई आ गया। यह कोई और नहीं बल्कि ऋषि था। ऋषि अंदर आते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। तो वह खुद से बोला, लगता है द्रांश ऑफिस जा चुका है। क्या घर पर कोई नहीं है? इतना कहकर उसने चारों ओर देखा। तभी उसे मिसेज रंधावा और स्वाति आते हुए दिखे। स्वाति जैसे ही ऋषि को देखी, वो नर्वस हो गई। उसने कसकर अपने कपड़ों को पकड़ लिया। ध्रुव उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। ऋषि ने स्वाति को नजरअंदाज कर दिया। उसने मिसेज रंधावा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आप यहाँ पर? मिसेज रंधावा ने मुंह बनाकर कहा, क्या मैं नहीं आ सकती? ऋषि ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए आराम से कहा, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? मैं तो बस द्रांश से कुछ पूछने आया था, क्योंकि वह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा। इतना कहकर वह भी आराम से सोफे पर बैठ गया। स्वाति खड़ी थी। वो बार बार ऋषि को ही देख रही थी, क्योंकि वो ऋषि से बहुत प्यार करती थी और अचानक से वो उसे भूल नहीं सकती थी। मगर उसने ध्यान नहीं दिया कि ध्रुव एक साइको की तरह उसे जानलेवा नजरों से देखने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थीं। उसका ओसीडी बढ़ने लगा। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए कहा, जाना, पराये मर्द को देखकर तुम अच्छा नहीं कर रही हो। ऐसा लगता है कि तुम उस दिन की सजा भूल चुकी हो। पर कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारी सजाएं हैं। इतना कहते ही उसका गुस्सा बढ़ गया। मिसेज रंधावा ने स्वाति को देखते हुए कहा, बेटा, किसी नौकर से कह दो कि चाय बना दे। स्वाति ने सिर हिलाते हुए किचन की तरफ कदम बढ़ाए। यह देखकर ध्रुव भी धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगा। स्वाति ने देखा कि किचन में कोई नौकर नहीं था, तो मुंह बनाते हुए बोली, मैं ही बना देती हूँ। इतना कहकर उसने गैस पर पानी चढ़ा दिया और फिर चाय की पत्ती ढूंढने लगी। मगर तभी ध्रुव वहां आ गया। ध्रुव को देखते ही स्वाति डर गई। ध्रुव उसकी तरफ बढ़ते हुए साइको की तरह बोला, जाना, कहा था ना, फिर से कोई गलती मत करना, मगर तुमने फिर से गलती कर दी। स्वाति घबराते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, आई एम सॉरी। ध्रुव डेविल स्माइल करते हुए बोला, पर गलती तो कर दी, और वह भी पराये मर्द को देखकर, इसलिए सजा तो मिलेगी। स्वाति रोते हुए बोली, नहीं, प्लीज, मुझे फिर से मत मारिए। ध्रुव उसकी तरफ बढ़ा, फिर गुस्से से उसके गालों को दबाते हुए दांत पीसकर बोला, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली और उसे मॉम ने सुन लिया, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूं। स्वाति बहुत मुश्किल से अपनी आवाज रोक रही थी। ध्रुव ने उसे स्लैब से सटा दिया। फिर उबलते हुए पानी को देखकर उसके होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। वो कसकर स्वाति के हाथ को पकड़ते हुए बोला, इस सजा को तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कितनी बार कहा है, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। मेरा गुस्सा बहुत खराब है, जिसे तुम कभी झेल नहीं पाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि प्यार से रहो। स्वाति कुछ कहती, उससे पहले ही ध्रुव ने उसके होठों पर किस कर दिया और एकदम से उसके हाथ को उबलते हुए पानी में डाल दिया।
स्वाति को अपने हाथ में तेज जलन महसूस हुई। उसकी तो जान ही निकल गई थी, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी क्योंकि ध्रुव ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। स्वाति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो तड़प रही थी, मगर ध्रुव को कोई होश नहीं था। दूसरी तरफ अथर्व इस वक्त इमरजेंसी रूम में था क्योंकि लव ने जो आग लगाई थी उसके कारण उसका आधा शरीर जल गया था। उसे पूरी तरह ढककर रखा गया था। उसके पास ही रुद्राक्ष खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके दोनों हाथ जेब में थे। वो अथर्व को देख रहा था, जो एक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। उसने बिना किसी भावना के कहा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ना तुम कुछ कर पाए और ना ही वो रुद्रानी कुछ कर पाए। दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। जिंदा लाश बन गए हो तुम दोनों। कितनी प्लानिंग की थी मैंने, मगर तुम उस ड्रांच के साथ कुछ नहीं कर पाए। अगर वो लिक्विड ड्रांच के अंदर इंजेक्ट कर दिया होता तो आज उसकी हालत जानवर से भी बदतर होती, मगर लव बीच में आ गई। अगर वो बीच में ना आती तो आज ड्रांच रंधावा हॉस्पिटल में जिंदा लाश की तरह पड़ा होता। पर मुझे अपनी पहचान छुपाकर रखनी है और मुझे लव का दोस्त बनना होगा, क्योंकि दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। इतना कहकर वो हंसने लगा। वहां से जाने से पहले उसने एक नजर अथर्व को देखा और नफरत से आगे बोला, ड्रांच की जो जगह है वो मेरी होनी चाहिए थी। ड्रांच के पास जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा होना चाहिए था, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैंने खुद को इतना काबिल बनाया ताकि मैं उससे सब कुछ छीन सकूं, खासकर उसकी जिंदगी। मैंने उसे ऐसी बीमारी दी थी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था, मगर लव मेरे प्लान को बर्बाद कर रही है। उसके पास ऐसी स्किल है जिससे वो ड्रांच को ठीक कर सकती है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि ये दोनों जितना साथ रहेंगे उतना ही मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां से चला गया। दूसरी तरफ ड्रांच लव को उसी जगह लेकर गया जहां उस रात लव ने तैयारी की थी। उस जगह को देखते ही लव को सब कुछ वापस याद आ गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। ड्रांच ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसी जगह खड़ा कर दिया जहां उसने उसके मंगलसूत्र को तोड़ा था। लव कंफ्यूज थी। वो कुछ पूछती, इससे पहले ही ड्रांच ने अपनी जेब में हाथ डाला और वही मंगलसूत्र निकालकर लव के सामने कर दिया। लव ने देखा कि मंगलसूत्र बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो कुछ कहती उससे पहले ही ड्रांच सर्द आवाज में बोला, पूरी 108 मोतियां हैं इसमें, ना एक कम ना एक ज्यादा। इन्हें मैंने खुद इकट्ठा किया है। तुम्हारे वादे के मुताबिक मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है। इतना कहते हुए वो उसके और करीब आ गया। फिर उसके कान में झुकते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अगर एक मोती भी कम होती तो भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देता। तुम्हें जिंदगी भर मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनना था। इनफैक्ट हर जन्म में तुम्हारे गले में सिर्फ मेरे नाम का मंगलसूत्र होगा। लव कुछ समझ पाती इससे पहले ही ड्रांच ने उसे मंगलसूत्र पहना दिया और अचानक से एग्रेसिव हो गया। फिर ड्रांच लव को किस करते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। सो मिसेस रंधावा, तुम मुझे छोड़कर गई थी। इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा जिसे तुम हमेशा याद रखोगी। इतना कहते हुए उसने उसे गोद में उठा लिया और ऊपर कमरे में ले गया। वो उसे बेड पर पटकते हुए एकदम से ऊपर आ गया। उसने अपनी टाई निकालकर लव के दोनों हाथों को बेड से बांध दिया और जबरदस्ती उसके शरीर को छूते हुए जुनून से बोला, आज के बाद तुम्हारे मुंह से कभी डिवोर्स शब्द नहीं निकलेगा और ना ही तुम कभी मुझे छोड़कर जाने की बात करोगी। आह ड्रांच ड्रांच स्टॉप। लव की आवाज अब बहुत धीमी हो चली थी। शायद उसकी थकी हुई सांसों में शिकायत छिपी थी, लेकिन ड्रांच उसे कुछ भी कहने नहीं दे रहा था। कमरे की हल्की पीली रोशनी अब भी जल रही थी, जो दीवारों पर गिरती परछाइयों को और गहरा बना रही थी। माहौल में एक सन्नाटा था, भीतर का, जो बाहर की खामोशी से कहीं ज्यादा बोलता था। सर्दी अपने चरम पर थी, मगर उस चादर के नीचे सब कुछ गर्म और उलझा हुआ था। ड्रांच ने लव को अपनी ओर खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, बेबी गर्ल, हाउ आर यू फीलिंग? लव के हाथ अब भी पीछे से बंधे थे। वो अपनी पलकें धीरे से उठाकर ड्रांच को देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई कोमलता नहीं थी, बस एक ठंडी दृढ़ता जिससे लव हर बार उलझती थी, मगर भाग नहीं पाती थी। ड्रांच की सांसें अब भी उसके करीब थीं, और लव को उसके अंदर की सिगरेट की महक तक महसूस हो रही थी। एक आदत जिससे वह नफरत करती थी, पर शायद उसी आदत से जुड़ा हुआ ये रिश्ता भी था। जब ड्रांच को कोई जवाब नहीं मिला, तो वो एक पल के लिए ठहर गया और कुछ इस अंदाज में दोबारा बोला, विल यू से द वर्ड डिवोर्स अगेन? लव ने उसकी आंखों में झांका।
दर्द और उलझन के बीच वो बुदबुदाई, क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। द्रांश ने उस तकलीफ को पलकों से चूमा, मानो यह उसका तरीका हो माफी मांगने का। एक अधूरी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी, लेकिन लव का चेहरा अब भी परेशान था। मुझे कॉलेज जाना था और तुम्हारी वजह से मैं जा नहीं पाई, वो धीरे से बोली। क्या तुम्हें पता है इतनी ठंड में बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है? द्रांश ने उसके माथे से पसीना पोंछा, उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तो फिर मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि इस सर्दी में भी तुम्हें गर्मी का एहसास हो रहा है। और एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। लव ने हल्का धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तुमसे कहा था इतनी सिगरेट मत पिया करो, पर तुम तो मानते ही नहीं, ये महक अब बर्दाश्त नहीं होती। वो उठने लगी, मगर द्रांश ने चादर को खींचते हुए उसे फिर से पास खींच लिया। मैं अभी भी नाराज हूं, लव ने कहा, तुमने अब तक सॉरी नहीं कहा। द्रांश ने उसकी कमर को थामते हुए उसे नजदीक किया और फुसफुसाया, ये मेरा सॉरी कहने का तरीका है, मुझे ठीक से कहने दो। इसके बाद कमरे की लाइट बंद हो गई। बाहर अब भी सर्द हवाएं चल रही थी, लेकिन अंदर एक अलग ही खामोशी थी, नम सी, गहराई लिए हुए। कुछ देर बाद जब सब शांत लग रहा था, लव ने अचानक धीमी आवाज में कहा, द्रांश। उसने उसकी ओर देखा, बिना कुछ कहे। लव थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, तुमने प्रोटेक्शन नहीं यूज किया। मुझे अभी मां नहीं बनना है, मैं तैयार नहीं हूं। वो पल बहुत भारी था। लव की आंखों में नमी थी, शायद डर, शायद असुरक्षा। लेकिन उस क्षण द्रांश ने जो किया, वो उसकी जिद थी, उसका अपना तरीका, जिसे लव समझती थी पर शायद स्वीकार नहीं कर पाए। उसकी आंख से बहते आंसू देखकर द्रांश ने एक ठंडी आवाज में कहा, ये तुम्हारी सजा है, और इस जगह पर सिर्फ मेरी चलती है। लव कुछ कहने वाली थी, मगर द्रांश ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी, या शायद अपना मौन थोप दिया। कमरे में अब शब्द नहीं, सिर्फ सांसों की आवाजें थीं। माहेश्वरी कॉरपोरेशन में मिस्टर माहेश्वरी अपने केबिन में बैठे हुए थे। वो काफी सीरियस लग रहे थे। तभी उनके सामने खड़े उनके असिस्टेंट कार्तिक ने पूछा, सर क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? मिस्टर माहेश्वरी ने कार्तिक को देखते हुए अचानक ऑर्डर दिया, कार्तिक, स्वाति के बारे में मुझे शाम तक सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कार्तिक मिस्टर माहेश्वरी के गुस्से को देखकर कंफ्यूज नजर आया। वो सोच रहा था कि उन्हें स्वाति से क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कुछ सवाल पूछने के लिए मिस्टर माहेश्वरी की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही मिस्टर माहेश्वरी ने गुस्से से उसे घूरा, वो घबराते हुए बोला, ओके सर, और तुरंत वहां से चला गया। कार्तिक जाते हुए वो बड़बड़ाया, आखिर इन्हें दुनिया की हर बात क्यों जाननी है, इन्हें स्वाति से क्या लेना देना। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। मिस्टर माहेश्वरी फिर से गहरे सोच में डूब गए। तभी अजय जी वहां आए और मिस्टर माहेश्वरी को खोया हुआ देखकर उनके पास जाकर पूछने लगे, भाई साहब क्या हुआ? मिस्टर माहेश्वरी होश में आए और अजय जी से कठोर लहजे में बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो मीटिंग थी। अजय जी चुप रहे, फिर थोड़ी देर बाद भारी मन से बोले, मैं एक बार रुद्रानी को देखने हॉस्पिटल जाना चाहता था, इसलिए मैंने पहले ही सारे काम खत्म कर दिए थे, मैं बस आपको बताने आया था। मिस्टर माहेश्वरी बिना कुछ कहे सिर हिलाकर रह गए। अजय जी वहां से चले गए। उनके जाते ही मिस्टर माहेश्वरी ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही वह भारी आवाज में बोले, रुद्रानी को मेंटल हॉस्पिटल से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो, अजय को शक नहीं होना चाहिए। फिर कॉल कट करके वह एक दुष्ट मुस्कान के साथ बोले, रुद्रानी, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर स्वाति अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसका हाथ जलने से लाल हो गया था और दर्द के साथ जलन भी हो रही थी। मिसेज रंधावा गुस्से में थी, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा था। ऋषि धीरे धीरे स्वाति के हाथ में दवाई लगा रहे थे। स्वाति डरते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां ध्रुव खड़ा था। ध्रुव का चेहरा बिल्कुल भावशून्य था, लेकिन ऋषि और स्वाति को साथ देखकर उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। मिसेज रंधावा ने उसे देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो ध्रुव के पास पहुंची और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। फिर मिसेज रंधावा गुस्से में बोली, तुम्हारे इस गुस्से का क्या करूं, जो लोगों की जान ले लेता है। पहले भी तुमने किसी और को मार डाला था, अब क्या तुम स्वाति को मार डालना चाहते हो? फिर उन्होंने स्वाति की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो तुमने क्या किया, उसका हाथ जला दिया। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा किया? ध्रुव, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ,
अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने स्वाति को फिर परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अब यहाँ से। ध्रुव मिसेज रंधावा की चेतावनी के बावजूद स्वाति को अपनी जुनूनी भरी नजरों से देखता रहा। स्वाति ने नजरें झुका ली और मिसेज रंधावा गुस्से से ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचती रही। ध्रुव ने अपनी जुनूनी नजरों से स्वाति को देखा और भारी आवाज में बोला, मैं वापस आऊंगा। तुम यह मत सोचो कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। सही वक्त आने पर मैं वापस आऊंगा। तुम सिर्फ मेरी रहोगी। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की या किसी मर्द को अपने पास आने दिया तो उस दिन मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। स्वाति, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अगली बार जब मैं आऊंगा तब तुम्हें प्यार से या जबरदस्ती से मिसेज स्वाति ध्रुव रंधावा बनना होगा। वो अपने कदम पीछे लेते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मिसेज रंधावा और ऋषि दोनों ध्रुव के पागलपन को समझते थे और जानते थे। उसकी बातों को सुनकर वे डर गए थे। ऋषि शॉक्ड होकर स्वाति को देख रहा था, जबकि मिसेज रंधावा स्वाति की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। स्वाति अब डर के मारे रोने लगी। मिसेज रंधावा उसके पास जाकर उसे चुप कराने लगी और बोली, चिंता मत करो, मेरे रहते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं द्रांश से कह दूंगी, वो तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। स्वाति रोते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो फिर से आएंगे और मुझे परेशान करेंगे। स्वाति को इस हालत में देखकर ऋषि का दिल भी भर आया और वो दुखी हो गया। ध्रुव विला से बाहर निकलते ही अपनी आंखों पर काले रंग के गॉगल्स लगा लेता था। वो एक डोमिनेटिंग किंग की तरह नजर आ रहा था। वह ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेजी से कार चलाते हुए वहां से निकल गया। ध्रुव जब अपने प्राइवेट विला पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कई साइकेट्रिस्ट मौजूद थे। जब वो अंदर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि उसके विला में कुछ बदलाव किए गए थे। दीवारों का रंग अब सफेद हो चुका था और घर में रखा हुआ हर सामान भी सफेद हो गया था। उसने साइकेट्रिस्ट की तरफ गुस्से से देखा। तभी 28 साल का एक साइकेट्रिस्ट जो बेहद हैंडसम था, उसने गले को साफ करते हुए कहा, हेलो मिस्टर रंधावा, मुझे मिस्टर कपिल ने भेजा है। आपके विला में इन बदलावों को करना जरूरी था। आई एम सॉरी, लेकिन यह आपके गुस्से को शांत करने के लिए जरूरी था। अब से आपको सिर्फ सफेद कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि यह हमारे मन को शांत रखता है और शायद आपके गुस्से को भी कंट्रोल कर सके। ध्रुव की आंखों में जो गुस्सा था वह धीरे धीरे शांत हो गया। वह कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी रुककर गुस्से में बोला, मुझे भीड़ पसंद नहीं। उस साइकेट्रिस्ट ने जल्दी से कहा, अगर आपको इतने सारे लोग अपने आसपास पसंद नहीं है तो हम एक एक करके आपके इलाज पर काम करेंगे। जिसका तरीका सबसे असरदार होगा वही आपके साथ रहेगा, और मेरा नाम विराज है। ध्रुव बिना भाव के बोला, तुम्हें छोड़कर सबको भेज दो। फिर वह चला गया। विराज ध्रुव के जाने के बाद गहरी सांस लेते हुए बोला, यह मेरा पहला केस है, पता नहीं मैं इन्हें कैसे हैंडल करूंगा। इतना कहकर वो टेंशन में नजर आने लगा। वहीं लव और द्रांश कार से जा रहे थे। पार्टीशन ऑन था। द्रांश लव को देख रहा था, जो ठीक से बैठने के बजाय बार बार इधर उधर हो रही थी। द्रांश उसे इंटरेस्ट के साथ देखते हुए बोला, क्या हुआ बेबी गर्ल, एनी प्रॉब्लम? पर वो मुस्कुरा रहा था। लव उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोली, सब तुम्हारी गलती है। अभी मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चाहिए और तुम खुद मेडिकल से उसे मेरे लिए खरीदोगे। मैं नहीं जाऊंगी लेने, समझे? द्रांश आंखें सिकोड़कर सर्द आवाज में बोला, क्या तुम्हें लगता है द्रांश रंधावा ये सब करेगा? लव मुंह बनाकर कपिल को आवाज लगाए, कपिल कार रोको। कपिल ने एकदम से कार रोक दी। लव दांत पीसते हुए बाहर की तरफ इशारा करते हुए द्रांश से बोली, जाओ और लेकर आओ, वो रहा मेडिकल स्टोर। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। द्रांश पहले तो उसे घूरता रहा, फिर मेडिकल स्टोर की तरफ देखने लगा। इत्तेफाक से मिस्टर रंधावा और अमन वहीं मौजूद थे, क्योंकि वे एक मीटिंग के लिए साथ में थे, मगर रास्ते में ही कार पंचर हो गई थी। मिस्टर रंधावा थोड़ा बीमार महसूस कर रहे थे, इसलिए अमन उन्हें मेडिकल स्टोर पर ले आया था, क्योंकि आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था। द्रांश के सभी गार्ड्स तेजी से बाहर निकले और आसपास के एरिया को घेर कर खड़े हो गए। द्रांश एटीट्यूड से कोट के बटन लगाते हुए बाहर पहुंचा। वो मेडिकल स्टोर के करीब जाने लगा। सभी गार्ड्स को पता था कि वो क्यों जा रहा था, इसलिए वे सभी उसे तिरछी नजरों से देख रहे थे। द्रांश ने अपने डैड मिस्टर रंधावा और अमन पर ध्यान नहीं दिया। वो मेडिकल स्टोर वाले को घूरते हुए ऑर्डरिंग टोन में बोला, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मेडिकल स्टोर वाला शॉक में था,
क्योंकि हमेशा औरतें ही उसके पास ऐसी चीजें लेने आती थीं। वो स्टोव वाला हैरानी से बोला, पर सर, आपको ये क्यों चाहिए? आप इसका क्या करेंगे? द्रांश गुस्से में बोला, वही जो लोग करते हैं, मैं भी वही करूंगा। मिस्टर रंधावा और अमन दूसरी तरफ देख रहे थे, पर द्रांश की आवाज सुनकर दोनों उसकी तरफ घूरकर देखने लगे। तभी द्रांश की नजर कॉन्डोम पर पड़ी, तो वो बिना भाव के बोला, पैक ऑल दीज। स्टोव वाला, अमन और मिस्टर रंधावा तीनों शौक में थे और द्रांश को घूर रहे थे। स्टोव वाला हकलाते हुए बोला, सर, ये 50 जोड़ है। क्या आप श्योर हैं कि सारे चाहिए? द्रांश बेफिक्र अंदाज में बोला, यस। स्टोव वाला चुप हो गया। मिस्टर रंधावा, अमन गुस्से में था, गार्ड्स भी चुप थे। लव ने देखा कि काफी टाइम हो गया था, तो वह खुद ही कार से बाहर निकलकर गुस्से में बोली, इतना टाइम कौन लगाता है? वह भी मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगी, मगर तभी गार्ड्स, अमन, मिस्टर रंधावा और स्टोव वाला सभी लव को घूरने लगे, तो लव अपनी जगह पर रुक गई। लव फिर द्रांश के पास पहुंचकर पूछने लगी, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्या तुम कुछ और भी ले रहे हो? द्रांश चुप हो गया, फिर उसकी कमर में हाथ डालते हुए बेशर्मी से बोला, मैं हमारी जरूरत का सामान ले रहा था, ताकि तुम्हें फिर से इन पिल्स की जरूरत ना हो। अवनी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वीर आ तो नहीं रहा, मगर वीर की कार लगातार उसकी कार का पीछा कर रही थी। अवनी अपने नाखून चबाते हुए बुदबुदाई, अगर हम घर गए तो यह वीर वहां भी आ जाएगा, फिर फालतू का तमाशा हो जाएगा। चलो प्लान चेंज करते हैं। केआर ने हैरानी से पूछा, कौन सा प्लान चेंज करना है तुम्हें, और हुआ क्या है? मुझे पूरी बात समझाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं वीर से बात करूंगा, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे होते हुए तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। अवनी टेंशन में मन ही मन सोचने लगी, नहीं, मुझे केआर को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर वीर ने इसे कुछ कर दिया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। घर गई तो भी परेशानी होगी। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। इतना सोचते हुए वो परेशान होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। अद्विक लगातार उन वुल्फ्स का खात्मा कर रहा था। कुछ ही देर में उसने लगभग सभी को मार डाला। अब बस एक वुल्फ बचा था, जिसकी गर्दन इस वक्त अद्विक ने पकड़ रखी थी। अद्विक दांत पीसते हुए बोला, इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो अद्विक कपूर को ललकार सके। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इतना कहते ही उसने वुल्फ की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसका सारा खून पी लिया। खून पीने के बाद उसने वुल्फ की लाश को किनारे फेंक दिया। अद्विक के होठों पर खून लगा था और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। वो बहुत डरावना लग रहा था। फिर अचानक वह धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। कुछ ही देर में वह जंगल के अंदर स्थित एक कॉटेज में पहुंच गया, जहां कई लोग मौजूद थे। एक आदमी ने अद्विक के सामने सिर झुकाकर कहा, मास्टर, मैंने पहले ही हमारे आदमियों को दुश्मनों का पता लगाने के लिए भेज दिया है। वे छिपकर हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ और है जो आप चाहते हैं? अद्विक ठंडे स्वर में बोला, ईशान, रुक्मणी और उसके बच्चों पर नजर रखो। इतना कहकर वो तुरंत धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। ईशान ने देखा कि अद्विक जा चुका था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमकने लगी और वह भी धुआं बनकर गायब हो गया। अद्विक जंगल के बाहर एक सड़क के किनारे पहुंचा, जहां उसकी कार और एक स्पोर्ट्स बाइक खड़ी थी। बाइक के पास ईशान खड़ा था। अद्विक अपनी कार की ओर बढ़ा, मगर अचानक रुक गया। कुछ सोचकर उसने ईशान की ओर इशारा किया। ईशान ने अद्विक की ओर बाइक की चाबी उछाल दी और खुद अद्विक की कार लेकर चला गया। अद्विक ने हेलमेट पहना और स्पोर्ट्स बाइक को तेज रफ्तार से चलाने लगा। वो बिल्कुल किसी एक्शन हीरो की तरह लग रहा था। वो एक ट्रैफिक में फंस गया। केआर की कार भी वहां आ चुकी थी और सभी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अवनी घबराते हुए पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने खुद से कहा, ये वीर तो चुंबक की तरह मुझसे चिपक गया है, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा। अब मैं क्या करूं? उसने सोचा, अगर मैं चुपके से भाग जाऊं तो शायद ट्रैफिक की वजह से वीर को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचते ही वह बिना केआर की बात सुने कार का दरवाजा खोलकर भागने लगी। मगर वीर ने उसे देख लिया। केआर ने अपना सिर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, बेवकूफ लड़की। केआर खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि ड्राइविंग सीट की ओर दूसरी कार खड़ी थी, जिससे दरवाजा अटक गया। वीर ने अपने दोस्तों को इशारा किया और खुद कार से निकलकर अवनी का पीछा करने लगा। अवनी ने देखा कि वीर उसके पीछे आ रहा है, तो वो और तेज भागने लगी। तभी वह एक बाइक सवार के पास पहुंची। सिग्नल ग्रीन हो चुका था। अवनी ने घबराते हुए बाइक सवार का हाथ पकड़कर कहा,
प्लीज मेरी मदद करो, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज मुझे बचा लो। बाइक वाला अवनी की बात सुनता रहा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो लगातार अवनी को देख रहा था। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा कि वीर अब सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था। घबराकर उसने बाइक वाले का हाथ कसकर पकड़ लिया और जल्दी जल्दी बोली, वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है, प्लीज मेरी मदद करो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, प्लीज मुझे यहां से ले चलो। इतना कहने के बाद बिना उसका जवाब सुने अवनी बाइक के पीछे बैठ गई। बाइक वाला भी बिना कुछ बोले बाइक स्टार्ट कर चुका था और तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये देखकर वीर गुस्से में चिल्लाया, भागकर कहां जाओगी अवनी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वीर के दोस्त अब तक कार लेकर वहां पहुंच चुके थे। वीर जल्दी से कार में चढ़ा और अपने दोस्तों को आदेश दिया, उस बाइक का पीछा करो। बाइक इतनी तेज चल रही थी कि अवनी को डर लग रहा था कि वो कहीं उड़ न जाए। घबराकर उसने कसकर बाइक वाले को पकड़ लिया, लेकिन उसे ये सब अजीब लग रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथ बाइक वाले से हटाए, बाइक वाले ने अचानक तेजी से ब्रेक लगा दिए। अवनी, जो संभल नहीं पाई, लड़खड़ाकर उसे फिर से कसकर पकड़ लिया। उसने झुंझलाकर कहा, तुम कैसे बाइक चलाते हो, थोड़ा धीमे चलाओ। लेकिन बाइक वाला चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और बाइक को और तेजी से चलाते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सड़क के किनारे बाइक रोक दी। उसी वक्त वीर की कार भी वहां आकर रुक गई। ये देखकर अवनी डर गई और गुस्से में बाइक वाले से बोली, ये क्या कर रहे हो, जिनसे मैं भाग रही थी तुमने मुझे उन्हीं के पास लाकर छोड़ दिया। अवनी गुस्से में बाइक से उतर गई। इतने में वीर अपने दोस्तों के साथ उसकी ओर बढ़ा। हंसते हुए उसने कहा, कहां तक भागेगी अवनी, लगता है ये बाइक वाला भी समझदार है, जो तुम्हें हमारे पास छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अवनी को अब लगने लगा था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। यह इलाका बेहद सुनसान था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बाइक वाले का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से और घबराहट में चिल्लाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी थी तो साफ साफ मना कर देते। तुम्हें पता भी है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूं। ये लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। अगर मैं मर गई तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। वो रोने लगी। वीर ने उसे रोते हुए देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, रोने का अब कोई फायदा नहीं है। कॉलेज में तो बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ तो तुम अकेली हो। अब तुम्हारा हर एक बदला यहीं पूरा करूंगा। उसने अवनी को ऊपर से नीचे घूरते हुए कहा, वैसे देखने में बहुत खूबसूरत हो, बिना कपड़ों के तो और भी खूबसूरत लगोगी। मैं और मेरे दोस्त तुम्हारे साथ कभी बोर नहीं होंगे। लव को कुछ अजीब लगा। उसने द्रांश को घूरते हुए मेडिकल स्टोर की तरफ देखा, मगर द्रांश ने जल्दी से उसकी नजरों को खुद की तरफ कर लिया। लव शक भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, क्या तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? और जो तुम यहाँ लेने आए थे उसे लेने में इतना टाइम तो नहीं लगता, ना ही मेडिकल स्टोर में इतनी भीड़ है। द्रांश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, पर मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, वरना बाद में तुम सारा दोष मुझे दोगी कि मैंने बिना किसी वार्निंग के तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया। द्रांश ने अब मेडिकल स्टोर की तरफ देखते हुए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली, फिर अपने गार्ड को बाकी का सामान लाने का इशारा किया। उसने लव का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चलने लगा। लव एक नज़र मुड़कर पीछे देखने की कोशिश कर रही थी, मगर द्रांश ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। लव इरिटेट होकर बोली, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? मुझे पीछे देखने दो। द्रांश कठोर आवाज में बोला, अगर तुम इस तरह मुड़कर देखोगी तो मुझे लगेगा कि तुम किसी और मर्द को देख रही हो। बेबी गर्ल, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर इसका अंजाम जो होगा वो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। कार में बैठते ही द्रांश ने लव की कमर को जोर से दबाया। लव को अपनी कमर में तेज दर्द हुआ। ये दर्द द्रांश की हरकत की वजह से नहीं, बल्कि कुछ देर पहले उनके बीच हुए पल की वजह से था। लव अपनी कमर को सहलाते हुए गुस्से में बोली, अभी मुझसे दूर रहो और एक हफ्ते तक मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से ठीक से बैठ भी नहीं पा रही हूं। इतना कहकर वो उससे दूर बैठने की कोशिश करने लगी, मगर द्रांश ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने लव की कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसके कानों के पास जाते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं मेडिकल स्टोर से दूसरी मेडिसिन भी लेकर आ जाऊंगा। कहते हुए उसके हाथ लव की बॉडी पर इधर उधर घूम रहे थे। लव गुस्से से बोली, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो, जैसे तुम्हें पता ही ना हो मुझे कहाँ दर्द हो रहा है।
द्रांश उसे चिढ़ाने के लिए बोला, मुझे कैसे पता होगा तुम्हें कहाँ दर्द है। ये कहते हुए उसने लव की कमर, कंधे और गर्दन पर हाथ रखा, फिर उसकी थाई के पास हाथ रखते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। इस पर लव ने गुस्से में उसके हाथ पर जोर से मार दिया। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। वहीं द्रांश बेशर्मी से उसे देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे मैं कोई पराया मर्द हूं। कुछ देर पहले तुम ही मेरे साथ बेड पर थी, और ये दर्द भी मैंने ही तुम्हें दिया है, तो इसकी दवा भी मैं ही लगा सकता हूं। बेबी, कहाँ दर्द है, मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। उसकी बातें सुनकर लव उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर द्रांश ने उसे रोक लिया। लव ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेशर्म होते जा रहे हो, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं? ये सुनकर द्रांश ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे इस लाल चेहरे को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। और वैसे भी वो तो दूसरे लोग हैं। द्रांश रंधावा थोड़ा ना। अब मैं अपनी बीवी के सामने ऐसी बातें नहीं करूंगा तो और किसके सामने करूंगा? लव उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी द्रांश ने अचानक टैबलेट की एक गोली लव के मुंह में डाल दी और पानी उठाकर उसे पिला दिया। टैबलेट लेने के बाद लव ने द्रांश से अपनी नजरें फेर ली और चुपचाप बैठ गई। द्रांश भी कुछ नहीं बोला, बस लगातार लव के बालों को एक सनकी की तरह सूंघता रहा। गार्ड्स अब कार में बैठ चुके थे। द्रांश ने जो सामान पैक करने को कहा था, वो कैप्टन लाकर कार में रख चुका था। कैप्टन को इस स्थिति में काफी शर्म आ रही थी, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। कपिल ने जल्दी से कार स्टार्ट की और वे वहां से निकल गए। उनके जाते ही अमन और मिस्टर रंधावा एक दूसरे को देखने लगे। अमन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आपको नहीं लगता आपका बेटा कुछ ज्यादा ही बदतमीज होता जा रहा है? उसकी हरकतें देखी हैं आपने? आखिर उसने मेरी बहन को समझ क्या रखा है? मिस्टर रंधावा तब तक कार को देखते रहे जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, वो किसी की नहीं सुनता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी वो शादीशुदा है, अपनी जिंदगी है जो वो एंजॉय कर रहा है। अमन चिढ़ते हुए बोला, हाँ, जवानी में जब एंजॉय करना चाहिए था तब तो नहीं किया। अब 31 साल के बूढ़े होकर उसे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। इतना कहते ही वो गुस्से में अपनी कार की ओर बढ़ा। मिस्टर रंधावा ये सोचते हुए उसके पीछे चल दिए कि क्या सच में द्रांश को बूढ़ा कहा जा सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर माहेश्वरी के पास डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट देखने के दौरान उनके चेहरे पर कोई भाव स्पष्ट नहीं था। उन्होंने रिपोर्ट को फोल्ड किया और रख दिया। उनके सामने असिस्टेंट कार्तिक खड़ा था। मिस्टर माहेश्वरी ने उसे बोलने का इशारा किया। कार्तिक धीरे धीरे बोला, सर, पता चला है कि मिस्टर द्रांश रंधावा के बड़े भाई मिस्टर ध्रुव रंधावा स्वाति मैम में इंटरेस्टेड है। मैंने ध्रुव सर की भी इन्वेस्टिगेशन की है। उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, मगर इतना जरूर पता चला है कि 5 साल पहले उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। उनके गुस्से की बीमारी के बावजूद उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें एक्सेप्ट किया था। मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर ध्रुव की बीमारी और भी बढ़ गई। उनका ओसीडी लास्ट स्टेज पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को ही जान से मारने की कोशिश की। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई और आज अपने हस्बैंड के साथ खुश है। ये सुनते ही मिस्टर माहेश्वरी ने सामने रखी फाइल उठाई और उसमें ध्रुव की पहली गर्लफ्रेंड की फोटो को ध्यान से देखने लगे। काफी देर तक फोटो को देखने के बाद उन्होंने रुचि के साथ कार्तिक से पूछा, तुम्हें क्या लगता है उस रात क्या हुआ होगा, और इस लड़की के बारे में तुम्हारी क्या राय है? कार्तिक कुछ देर चुप रहा, फिर कंफ्यूज होकर बोला, सर, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ध्रुव सर की बीमारी जिस स्टेज पर थी उसमें वो गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश कर सकते थे। हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड किसी मेल दोस्त से बात कर रही हो जो उन्हें पसंद नहीं आया हो। मिस्टर माहेश्वरी यह सुनकर हंसने लगे। कार्तिक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मिस्टर माहेश्वरी बोले, तो इतने वक्त में वह अपने किसी मेल दोस्त से नहीं मिली होगी। केवल उसी रात को ध्रुव का गुस्सा क्यों बढ़ा? शादी के बाद वह अपने हस्बैंड के साथ खुश है। क्या वो सच में ध्रुव की गर्लफ्रेंड थी जो उससे प्यार करती थी? और अगर गुस्से में वह किसी को भी मार सकता है तो अपनी फैमिली को क्यों नहीं मारा? तुम्ही ने थोड़ी देर पहले कहा कि आज भी उसे गुस्सा आया है। अगर ऐसा है तो उसने अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को क्यों नहीं मारा? कार्तिक अब पूरी तरह से उलझन में था। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हो सकता है जो सामने दिख रहा हो वैसा कुछ हो ही ना, और जो नहीं दिख रहा हो असल में वही हो। मिस्टर माहेश्वरी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा, स्वाति इस वक्त कहाँ है?
कार्तिक तुरंत बोला, वो इस वक्त मिस्टर द्रांश रंधावा के साथ है। मिस्टर ध्रुव को स्वाति मैम से दोबारा मिलने से रोकने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मिस्टर द्रांश रंधावा की मदद लेंगी। ये सुनकर मिस्टर माहेश्वरी ने सिर हिलाया और अपने गालों को सहलाते हुए गहरी सोच में डूब गए। दूसरी तरफ ध्रुव का पूरा रूम अब पूरी तरह से बदल चुका था। कमरे में फालतू की चीजें भरी हुई थी, जो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसे ये सब बच्चों जैसा लग रहा था। उसने ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहने हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला लपेट रखी थी। गुस्से में उसने पलटकर विराज को देखा। विराज, जो पहले से ही डरा हुआ था, अपने गले को साफ करते हुए बोला, ये सब मैंने आपके लिए किया है, ताकि आपका गुस्सा हमेशा शांत रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा कंट्रोल में रहे, तो आपको ये सब अपनाना होगा। ध्रुव ने दांत पीसते हुए कहा, क्या ये तुम्हारे ट्रीटमेंट का तरीका है? बहुत ही घटिया तरीका है। और तुमने मेरे रूम का क्या हाल कर दिया है? क्या मैं तुम्हें कोई लड़की नजर आता हूं या 4-5 साल का बच्चा? और ये मेरे हाथ में क्या लपेट दिया है? इतना कहते हुए उसने गुस्से में अपने कमरे को देखा। पहले वो ग्रे रंग का था, अब पूरा सफेद हो चुका था। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइट्स, झालरें और कई सारे टेडी बियर रखे हुए थे। ये सब देखकर वो इरिटेट हो गया। विराज जल्दी से बोला, मैं बस ये देख रहा था कि आप इन चीजों को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके आसपास क्या है। आपको ये सीखना है कि चीजें आपको गुस्सा दिला सकती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर वक्त गुस्सा करना चाहिए। यही आपकी कमजोरी है। ध्रुव आगे कुछ नहीं बोला। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। तभी उसने अपनी सिगरेट निकाली। विराज डरते हुए तुरंत बोला, प्लीज सिगरेट मत पीजिए। यह नशे की तरह है। आप इसे पीकर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे आपके ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। पहले तो ध्रुव उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उसे याद आया कि उसने स्वाति के साथ क्या किया है, तो उसने गुस्से में सिगरेट को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी कशिश और तड़प थी। वो खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। दूसरी ओर स्वाति भी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे यहां से दूर जाना है, बहुत दूर। ध्रुव, आप बहुत बुरे हैं। मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती, कभी भी नहीं। उसकी आवाज में गहरी चोट थी। वो दोबारा रोते हुए बोली, बहुत दूर चली जाऊंगी। आप क्या, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और यहां से दूर जाने का कोई तरीका सोचने लगी। मिसेज रंधावा और ऋषि रूम के पास खड़े थे। मिसेज जिंदल ने परेशान होकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव ऐसा करेगा। वो पहले भी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मैं उसे स्वाति के साथ कुछ भी करने नहीं दूंगी। ऋषि, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ऋषि सिर झुकाते हुए हाँ में जवाब देता है, जबकि मिसेज रंधावा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, रात को या फिर कल दिन में उसे घुमाने ले जाओ। हो सकता है उसे अच्छा लगे। ऋषि कुछ सोचता है और फिर सिर झुकाकर हाँ कहता है। ये देखकर मिसेज रंधावा खुश हो जाती है। द्रांश ऑफिस से लौटने के बाद अपने स्टडी रूम में बैठा था। रात के 11 बज चुके थे और वो अभी भी मीटिंग में बिजी था। स्टडी रूम का माहौल बहुत ही गंभीर था। द्रांश मीटिंग कर ही रहा था कि तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला और एक छोटी सी परछाई अंदर आई। द्रांश ने इसे नोटिस किया, लेकिन कोई आवाज नहीं की। अंदर दिव्या आया था। वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए द्रांश के पैरों को पकड़ लेता है। द्रांश अपनी नजरें नीचे करके उसे देखता है, मगर कुछ नहीं कहता। दिव्या जल्दी से आकर उसकी गोद में बैठ गया। द्रांश उसी वक्त लैपटॉप बंद कर देता है। जो लोग द्रांश के साथ मीटिंग कर रहे थे, वे सभी हैरान होकर अपने अपने लैपटॉप को घूर रहे थे। लेकिन द्रांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दिव्या को देखता है, फिर टाइम चेक करके ठंडी आवाज में कहता है, बच्चों को इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सजा नहीं दी? दिव्या अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे से हंसते हुए कहता है, मम्मा को नहीं पता, मम्मा तो दक्ष को सुला रही थी। और दिव्या भाग आया। द्रांश उसके बालों में हाथ फेरते हुए अपनी आईब्रो उठाकर बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हारी मम्मा आ गई तो तुम्हें फिर से दीवार के पास खड़ा होना पड़ेगा। दिव्या जल्दी से द्रांश के ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन में लटकते हुए हाथ लपेटता है और अपने पैरों को हिलाते हुए एक्साइटेड होकर कहता है, डैडी, दिव्या को कुछ चाहिए। मम्मा दिव्या को वो दे नहीं रही, आप दे दीजिए ना। उसकी इस एक्साइटमेंट को देखकर द्रांश थोड़ा क्यूरियस हो गया
और उसे गोद में उठाकर स्टडी रूम से बाहर निकल गया। क्या चाहिए तुम्हें? द्रांश ने शार्प आवाज में पूछा। दिव्य खुशी से बोला, दिव्य को सिस्टर चाहिए, टोटल 2 सिस्टर चाहिए और दक्ष को 1 चाहिए, यानी कुल मिलाकर 3 सिस्टर चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास सिस्टर है, मुझे भी चाहिए। ये सुनकर द्रांश के कदम रुक गए। फिर वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तो तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मॉम की मंजूरी चाहिए, अपनी मॉम से कहो। दिव्य उदास होकर बोला, मन्ना तो मना कर दी। इसी वक्त लव आ गई और दिव्य को घूरते हुए कहती है, शैतान बच्चे, इतनी ठंड है और तुमने सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए हैं। तुम्हारी टोपी, सॉक्स कहाँ है? और तुम्हारी जैकेट कहाँ है? तुम सिर्फ शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए? वो उसे गोद में उठाकर रूम में लेकर जाती है। रूम में पहुंचते ही लव उसे रजाई में लिटा देती है, लेकिन दिव्य रजाई से बाहर आ जाता है। ये देखकर लव अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, चुपचाप सो जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ। दिव्य फर्श पर लेट गया और जिद करते हुए कहता है, पहले आप बताइए दिव्य को सिस्टर मिलेगी या नहीं? डैडी ने भी हाँ कर दी है, आप भी हाँ करिए। लव गुस्से में द्रांश को देखती है, जो उसकी तरफ न देखकर फोन में बिजी होने का नाटक कर रहा था। लव अब उसके सामने खड़ी हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।